This is the fourth video of major landforms major landforms, the chapter number 4. This is your SST teacher Devis Tripathi. I am going to start the work of moving ice, यानी कि चलते हुए, गतिशील या आगे बढ़ते हुए, बहते हुए बर्फ की जो है क्या काम होता है, वह किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो the snow which falls in high altitude has and high latitude accumulated to form the snowfields and the fields are situated above the snow line. एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी एल्टीट्यूड पे जब कोई बर्फ़ गिरती है, जैसे कि ये बर्फ़ का कोई भी पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के एक लिमिट पर हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो है स्नो लाइन है, और इस स्नो लाइन का काम ये होता है कि इसके ऊपर स्नो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कितना हो टेम्परेचर डाउन हो ज़्यादा हो जाए, लेकिन वहाँ स्नो रहता ही है। तो टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ जाए तब भी वहाँ स्नो रहता ही है। तो स्नो लाइन के ऊपर जो है बर्फ़ जो है ग्लेशियर के फॉर्म में रहता है। और अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो एल्टीट्यूड के हिसाब से हो गया। अगर हम लैटीट्यूड के हिसाब से बात करें तो ये है अपना अर्थ और ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर से दूर जितना हम चलते चले जाएंगे नीचे चाहे ऊपर पोल की तरफ, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो ज़्यादा लैटीट्यूड पर हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लैटीट्यूड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर जो है घटा हुआ मिलेगा और बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। तो जब जब बर्फ़ थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा जब बढ़ता है, यानी कि गर्मी बढ़ती है, तो क्या होता है कि बर्फ़ टूटने लगता है, पिघलने लगता है, और बर्फ़ के साथ साथ बर्फ़ का जो वो वाला हिस्सा है, पानी के साथ साथ बर्फ़ के बड़े बड़े वो भी टूट करके बहने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो इस तरीके से वो अपने रास्ते को इरोड करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते को थोड़ा सा इरोड कर देते हैं, यानी काट पीट देते हैं। द रिवर ऑफ स्नो एंड आइस विच मूव्स वेरी स्लोली इज कॉल्ड द ग्लेशियर। देखो, हिम नदी ही इसको बोल देते हैं। एक्चुअली बर्फ़ जमते 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 गिरते जमते गिरते जमते बर्फ़ की जो चट्टान बन जाती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, और वो ग्लेशियर मूव करने लगता है। कब? जब मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तब। तो लाइक एनी अदर एजेंट ऑफ वर्क द वर्क ऑफ द ग्लेशियर इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी कि ये क्या करता है, अपने साथ साथ बहुत सारे दूसरे तरीके के एजेंट्स को के तरह ही यह भी इरोजन का काम करता है, यह भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बड़े बड़े पत्थरों को, रोड़ों को, बजड़ियों को, बालू को बहा करके ले जाता है, और फिर क्या होता है, उसको वह तलछट की तरह वहीं जमा देता है, ज़मीन पर जमा देता है। अब जो ग्लेशियर है वह किस तरीके से आता है, जैसे कि ये मान लो कि ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी तो जनरली पहाड़ियाँ जो होती हैं वह भी शेप में होती हैं, भी शेप में वैलीज बनती हैं, लेकिन जब इसमें से उधर से ग्लेशियर बहता हुआ आएगा तो इस ग्लेशियर जो है इसको काट करके ऐसे बना देगा, यानी बीच से जो ये शेप था वह धीरे धीरे अब कट जाएगा, और कैसा ग्लेशियर रास्ता बना देगा, यू शेप में। यानी जो पहले भी शेप में था अब वह कैसा रह गया, यू शेप में रह गया। यानी कैसे यू शेप बन जाता है, पानी है तो आराम से भी शेप में काटता जाएगा, लेकिन इसमें बर्फ आ गया, बड़े बड़े ग्लेशियर आ गए, तगड़े तगड़े पत्थर की तरह नुकीले ग्लेशियर आ गए, तो ये वाला हिस्सा वो क्या करेगा, ये वाला हिस्सा काट देगा, और क्या रह जाएगा, यू शेप की वैली बन जाएगी, है ना। नीचे की तरफ लगभग वर्टिकल साइड बन जाते हैं, एकदम खड़ी ढाल, ऐसे। इसको हिमनद कहते हैं। तो ग्लेशियर क्रैप्स आउट द हैलो along the slope of the mountain. It develops an armature like depression called chirp, यानी कि
एक खड़ी ढाल जैसा कुछ बना देते हैं किनारों किनारों पर, खड़ी ढाल जैसी आकृति बन जाती है। कैसी आकृति बनती है? आर्मेचर की तरह, खड़ी ढाल की तरह आकृति बन जाती है। ग्लेशियर जो है ऐसा करता है। ठीक है, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।